It is a proven fact that industry is a major force for change in society. At the same time, industry adapts its policies and practices to match the changing expectations and requirements of society. इसमें कोई शक नहीं कि इंडस्ट्री के कारण समाज में चेंज आता है, सोसाइटी में चेंज आता है। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी की ज़रूरतें बदलती हैं, उनकी उम्मीदें बदलती हैं, तो उसके अनुसार इंडस्ट्री को भी अपने तरीकों में, अपनी पॉलिसीज़ में कुछ चेंज लाना पड़ता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये आजकल सोसाइटी की नीड है। इसके अनुसार बिजनेस ऑपरेशंस को मॉड्यूलेट करना, चेंज करना, बिजनेस के गोल्स में इन्वायरमेंट मैनेजमेंट को इंक्लूड करना, ये आजकल की ज़रूरत है। Environmental management principles are a set of guidelines which are believed to be appropriate for environmental improvement, and they provide guidance to the decision makers. They help in planning and use of technological improvement suitable for businesses. Basically, they are intended to assist corporates in the evolution of better environmental practices. तो sustainable development को बिजनेस के साथ इंक्लूड करने के लिए जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं ये एक गाइडलाइंस की तरह, नियमों की तरह इस्तेमाल में लाए जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इन प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल में लाके हम इन्वायरमेंट में बेहतरी ला सकते हैं, इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ये इन्वायरमेंटल प्रिंसिपल्स डिसीजन मेकर्स यूज़ करते हैं और ताकि वो अच्छा जजमेंट बना सकें, अच्छा डिसीजन ले सकें, अच्छी प्लानिंग कर सकें और नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसको अपने बिजनेस में इंक्लूड कर सकें। मुख्य तौर पे इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ये इनको यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि इनको इस्तेमाल में लाके हम इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस को बेहतर बना सकते हैं, ताकि जो हमारे जो बिजनेसेस हैं वो इन्वायरमेंटल सस्टेनेंस में हेल्प करें और इन्वायरमेंट की इम्प्रूवमेंट में हेल्प करें। मेनली इन नियमों को, प्रिंसिपल्स को दो तरीकों से समझा जा सकता है, प्रिकॉशनरी एंड प्रिवेंटिव। प्रिकॉशनरी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वो प्रिंसिपल्स हैं जो ऐसे रिस्क को कम करते हैं जिसके बारे में अभी पूरे कॉन्क्रीट एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक अनसर्टेनिटी है, लेकिन हो सकता है कि इस प्रैक्टिस से इन्वायरमेंट को कुछ नुकसान हो, तो उन प्रैक्टिसेस को भी रोकने की ज़रूरत है। सिमिलरली कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हो सकती हैं, कुछ प्रोसेस ऐसे हो सकते हैं जिससे इन्वायरमेंट डैमेज होता है, तो उन इन्वायरमेंट डैमेज को कम करने के लिए भी ज़रूरी है कि बजाय कि उस डैमेज को हो जाने के बाद उसको इम्प्रूव किया जाए, उससे बेहतर है कि उन डैमेजेस को शुरू में ही रोक दिया जाए। तो ऐसे जो तरीके हैं दे आर कॉल्ड एज द प्रिवेंटिव मेथड्स। इसके सिवाय इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को पोल्यूशन प्रिवेंशन के प्रिंसिपल्स के साथ भी जोड़ा जाता है और इसको पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ भी जोड़ा जाता है। आज हम पढ़ने वाले हैं 7 इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। Now before we go further, let us try to know something about OECD. OECD, that is Organization of Economic Cooperation and Development, एक 35 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है जो कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के नाम से जाना जाता है। इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ OECD, बट इट इज ए मेंबर ऑफ अबाउट 30 कमिटीज ऑफ OECD लाइक टैक्सेशन, ट्रांसपोर्ट, रिसर्च, केमिकल, पेस्टिसाइड्स and consumer policies, etc., etc. It requires the country to have a good number of human resources and need to follow many procedures to remain its member. तो इंडिया जो है वो हालांकि OECD का मेंबर नहीं है, लेकिन OECD की कई सारी कमेटीज हैं, उनमें से लगभग 30 कमेटीज में OECD का मेंबर इंडिया है। इसका जो मेन फंक्शन है OECD का, that is to support sustainable economic growth. It supports employment raise, it also supports in raise of overall living standards, ताकि जो financial stability है वो बनी रहे। It helps the member countries to boost their economic environment, ताकि वो जो overall world trade है उसमें contribute कर सकें। और इसके साथ साथ OECD का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है दैट इट प्रोवाइड्स कंपैरेबल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डाटा, एंड इट ऑल्सो
प्रोवाइड्स द एनालिसिस ऑफ द डाटा। तो OECD का एक दूसरा फंक्शन क्या है कि ये स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स बनाता है इकोनॉमिक और सोशल डाटा के ऊपर, और उनके ऊपर समय समय पे एनालिसिस भी पब्लिश करता है। तो जो लोग कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं उनके लिए OECD की रिपोर्ट्स वो समय समय पे देखते रहें, ताकि उनको जो प्रेजेंट और बिल्कुल जो फ्रेश स्टैटिस्टिकल डाटा है, एनालिसिस है, उसके बारे में उनको जानकारी रहे। तो OECD एंटरप्राइजेस के बारे में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में क्या कहता है? Enterprises should, within the framework of law, regulation and administrative practices in the countries in which they operate. अब अलग अलग कंट्रीज में जहाँ जहाँ पर भी एंटरप्राइजेस लगे हैं उन कंट्रीज के अपने अपने लॉज, रेगुलेशंस और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस हैं, एंड इन कंसिडरेशन ऑफ रेलेवेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट, और इसके साथ साथ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स भी हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं जिनको एंटरप्राइजेस को ध्यान में रखना चाहिए। तो कोई भी एंटरप्राइज है वो जो कंट्री के लॉज हैं, कंट्री के रेगुलेशन हैं, उनको भी ध्यान में रखे, और जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं उनको भी ध्यान में रखे। टेक ड्यू अकाउंट ऑफ द नीड टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, और एंटरप्राइजेस को क्या चाहिए कि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रोटेक्ट करें, and generally to conduct their activities in a manner contributing to the wider goal of sustainable development। यानी अकॉर्डिंग टू OECD एंटरप्राइजेस को दोनों तरह के नियमों का ध्यान रखना चाहिए, जो कि किसी कंट्री से रिलेटेड है या जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के अनुसार हैं, ताकि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी को प्रोटेक्ट करें, और आमतौर पे जिस भी क्रियाकलापों में कोई एंटरप्राइज शामिल है, जो भी एक्टिविटीज़ किसी एंटरप्राइज के अंदर होती हैं, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट करें। तो इसके अनुसार जो हमारे पास 7 इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, हमने पढ़ा कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या हैं? गाइडलाइंस हैं, ताकि हम सही डिसीजन ले सकें, सही इम्प्रूवमेंट कर सकें, ताकि सस्टेनेबल इन्वायरमेंट बने। तो ये जो 7 प्रिंसिपल्स हैं, दे आर नोन एज पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, यूजर पेज प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, principle of effectiveness and efficiency, the principle of responsibility, the principle of participation, and principle of proportionality. Let us study about these principles one by one. Now let us talk about first principle, that is polluter pays principle, that is PPP. According to this principle, the principle to be used for allocating cost of pollution prevention and control measures to encourage rational use of scarce environmental resources and to avoid distortions in the international trade and investment is the so-called polluter pays principles. तो according to OECD Council ने जो polluter pays प्रिंसिपल का डेफिनेशन दिया है, उसके अनुसार ये प्रिंसिपल क्या है कि ये वो प्रिंसिपल है जो कॉस्ट एलोकेट करता है, ताकि जो पोल्यूशन है उसको प्रिवेंट किया जा सके और कंट्रोल मेजर्स लिए जा सके, जिससे ऐसे इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज जो कि स्केर्स हैं, जिनकी कमी है, उनको बचाया जा सके। और इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है उसमें भी कोई डिस्टॉर्शन या कोई जो अनड्यू तब्दीलियां हैं वो ना आए। इसको कहा जाता है पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। तो इसके अनुसार सादे शब्दों में अगर हम कहें तो पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल क्या कहता है? द प्रिंसिपल that says that person who causes pollution should bear the cost of the damage। यानी जिसकी वजह से पर्यावरण को नुकसान होता है, जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, उस पर्सन को जो प्रदूषण को रोकने की कॉस्ट है, जो उसके ऊपर खर्चा आने वाला है, या जो भी नुकसान हुआ है उसको रिवर्स करने के लिए जो भी खर्चा आएगा वो पोल्यूटर को देना पड़ेगा। ये क्या है? ये एक तरह का तरीका है जिससे लोगों को रोका जा सके पोल्यूशन करने से, तो और उनको अकाउंटेबल बनाया जा सके, उनके ऊपर जिम्मेदारी डाली जा सके कि वो इन्वायरमेंट को डैमेज ना करें। Based on the moral basis, OECD has suggested that PPP as a general basis for the environmental policy। तो OECD ने क्या कहा है कि मॉरल बेसिस पे हर किसी को लायबल किया जाए कि अगर वो पोल्यूशन करेंगे या पोल्यूशन को इंक्रीज करेंगे, एनवायरनमेंट को डैमेज करेंगे, तो उनको
उसका हर्जाना देना होगा उनको। उसके लिए जो भी कॉस्ट आएगी, कॉस्ट किसकी आएगी, या तो पोल्यूशन के कारण जो डैमेज हुआ है उसके नुकसान की भरपाई के लिए, और अगर नुकसान हुआ है तो उस सिस्टम को वापस सही करने के लिए जो कॉस्ट आएगा वो दोनों ही कॉस्ट किसको देनी पड़ेगी, जो पोल्यूशन करेगा। The polluter pays principle is interpreted by Supreme Court of India as a means that the absolute liability for harm of the environment extends not only to compensate the victims but also the cost of restoring the environmental degradation. तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस प्रिंसिपल को कैसे देखता है? अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, पीपीपी क्या कहता है कि जो एनवायरनमेंट को खराब करने के कारण जो नुकसान हुआ है उसकी पूरी जिम्मेदारी किसके ऊपर है, उसके ऊपर है जिसके कारण पोल्यूशन हुआ है। तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर पोल्यूशन के कारण किसी का नुकसान हुआ है, चाहे वो किसी पर्सन का नुकसान हुआ है या किसी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, तो उसको पोल्यूटर्स कंपनसेट करे, उस नुकसान की भरपाई पोल्यूटर करे। और इसके साथ साथ जो उस इन्वायरमेंट को दोबारा से सही करने के लिए जो कॉस्ट आएगा, खर्चा आएगा, वो कॉस्ट भी पोल्यूटर ही दे। Thus, it includes environmental cost as well as the direct cost to people or property। यानी environment का cost भी और person और property की cost भी, नुकसान भी की भरपाई भी polluter से होगी। Remediation of the damaged environment is a part of process of sustainable development, and as such the polluter is liable to pay the cost to the individual sufferers as well as the cost of reversing the damaged ecology। अब कहीं भी अगर कोई पोल्यूशन हुआ है या पर्यावरण का नुकसान हुआ है तो ये नहीं कि आप पर्यावरण के नुकसान के बाद आपने जिसका नुकसान हुआ उसकी नुकसान की भरपाई कर दी, पर्यावरण को भी तो वापस अपनी जो पूर्व स्थिति है उसमें लाना होगा, उसकी भी कॉस्ट आएगी। तो ये दोनों ही कॉस्ट इस प्रिंसिपल के द्वारा कवर होती हैं। तो इसी के कारण आप देखते हैं कहीं भी कोई ऐसा जो पोल्यूशन हो जाता है या कोई भी डैमेज हो जाता है एनवायरनमेंट को, तो उसके अनुसार कोर्ट के द्वारा हर्जाना दिया जाता है, एंड पोल्यूटिंग एजेंसी दे हैव टू पे द प्राइस। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज द यूजर पेज प्रिंसिपल, जिसको यूपीपी के नाम से बोला जाता है। अब ये प्रिंसिपल भी बेसिकली पीपीपी का ही एक पार्ट कंसिडर किया जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, all resource users should pay off the full long run marginal cost of the use of the resource and related services, including any associated treatment loss। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जो यूज करता है रिसोर्स को उसके ऊपर भी जिम्मेदारी है। उसके ऊपर क्या जिम्मेदारी है कि वो जितना रिसोर्स यूज कर रहा है उस रिसोर्स को मेंटेन करने के लिए या उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, या उसके अगर यूज के कारण वो रिसोर्स खत्म होता है या खराब होता है तो उसको सही बनाने के लिए, दोबारा उसको सही करने के लिए जो कॉस्ट आने वाला है वो कॉस्ट यूजर दे। तो आमतौर पे ये जो प्रिंसिपल है वहां यूज होगा जहां पर कंज्यूमेबल नेचर है रिसोर्स की। तो जैसे मान ली कोई रिसोर्स है जो कि नेचर में कम हो रहा है, स्केर्स हो रहा है, लेकिन ज़रूरत है, सोसाइटी उसको यूटिलाइज करती है। अभी मैं एक एग्जांपल लूँगी इसमें, जैसे हम पानी इस्तेमाल करते हैं, सबको पता है साफ़ स्वच्छ पानी, पीने का पानी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, लेकिन पानी सभी को पीने के लिए चाहिए। तो ऐसी जो चीज़ें हैं जो कि कंज्यूम होती हैं और अगर हम उसको सही तरह से इस्तेमाल ना करें तो उसके कारण इन्वायरमेंट का लॉस होता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए पूरी कॉस्ट नहीं, द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, यानी जो यूजेज के कारण जो कॉस्ट आने वाली है उस कॉस्ट का हिस्सा द यूजर शुड ऑल्सो पे। उसी के लिए क्या होता है, पानी आता है तो पानी का बिल देना पड़ता है, लैंड यूज होता है जिसके कारण अगर लैंड यूज हो रहा है तो उसके कारण लैंड डिग्रेडेशन भी होता है, तो इसी तरह उसका भी कुछ टैक्स लगाया जाता है। तो आमतौर पे जो यूजर पे प्रिंसिपल है ये हम अपनी लाइफ में कैसे देखते हैं, वी सी इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस एंड बिल्स। जैसे पानी के बिल होते हैं, लैंड यूजेज के बिल होते हैं, या सरकार उसके ऊपर कुछ खर्चा लेती है, सो दैट उन रिसोर्सेज को सही करने के लिए यानी ट्रीटमेंट के लिए और उसके साथ साथ उनको रिन्यू करने का जो कॉस्ट है वो कवर हो सके।